जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट अपने सामने रखिए। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन थे असाइनमेंट में। जी, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम? जी, ऑडिट प्रोग्राम। हाँ, ऑडिट प्लान को ही ऑडिट प्रोग्राम भी कहते हैं। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था ना, ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम, ये उसी चीज को रेफर कर रहा है। ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम क्या है? वो पेज जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि जूनियर टीम मेंबर ने किसी भी एरिया को वेरीफाई करते हुए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। उस पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लिखे होते हैं ऑडिट प्लान या प्रोग्राम पे। उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखे होते हैं अगर परफॉर्म करने हो। उस पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखे होते हैं। इंटरनल ऑडिट मतलब आप इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल फिर डिफरेंस मतलब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में हमने जो जहन में रखना है वो रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या कह रहा है कि आप इंगेजमेंट पार्टनर है या आप मैनेजर हैं या आप ट्रेनी स्टूडेंट हैं या आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं या आप इंटरनल ऑडिटर हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे इस तरह की आपकी पोजीशन के हवाले से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो आंसर करना है वो रिक्वायरमेंट बताएगी कि हमने अपने सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट अहम है, वो केस में हमारी पोजीशन अहम नहीं है कि वो क्या बताता है। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट में उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंट्रोल्स भी बताए हैं। अब नोट कीजिए, क्वेश्चन में कंट्रोल कंप्लीट नहीं डिस्कस किए उसने सिर्फ वो 2-3 अल्फाज के साथ स्टार्ट बताया रेफरेंस के लिए, आगे डॉट्स लगा दिए, इसलिए ताकि आपको पता हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता रहा हूं ये किस वाले कंट्रोल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कंट्रोल्स नहीं भी लिखते, डायरेक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देते हैं तो भी ठीक है। आई कैप के जब सोल्यूशन आते हैं, पास्ट पेपर के सोल्यूशन, उसमें सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही लिखे होते हैं, उसमें कंट्रोल नहीं लिखा होता। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल पता नहीं कौन से वाले कंट्रोल का है। तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए साथ में कंट्रोल्स लिखा हुआ है, आप सोल्यूशन में ना लिखिए अपने। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आगे, शायद असाइनमेंट में भी है वो, जिसमें उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछे हैं, लेकिन उसमें हमने कंट्रोल्स नहीं बताया, डायरेक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 10 के सोल्यूशन में कंट्रोल्स मेंशन किए गए हैं वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंशन किए गए हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर खुद से सोल्यूशन लिख रहे हैं तो आपने वो नहीं लिखना है। जी, और कोई क्वेश्चन? 10 में और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए 10 को टिक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। जी, क्वेश्चन 17 में कोई इश्यू हो तो बताइए। क्वेश्चन 17 डिस्कस कर दूं पूरा क्वेश्चन या इसका कोई पार्ट डिस्कस कराना? पहला, दूसरा और तीसरा, चलें भाई, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करें। क्वेश्चन 17, Hayden Company is a limited liability company and wholesaler supplier of stationery products. It commenced trading in 2001 and now has 60 employees with separate sales and accounts department. 60 employees हैं इसके। However, at a recent board meeting, concern was expressed at some aspects of the company's internal control, including those relating to sales and trade receivable. यहां तक हमें सिर्फ वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंट्रोडक्टरी लाइंस होती हैं। नॉर्मली इनमें से कोई हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रही होती स्पेसिफिक। ठीक है, हम इसमें से कोई वीकनेसेस हम आइडेंटिफाई नहीं करते।
रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आपने सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल में से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, इंप्लीकेशन बतानी है और रिकमेंडेशन। रिक्वायरमेंट उसकी टिपिकल है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में यही पूछता है कि कंट्रोल वीकनेस, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछेगा या कंट्रोल वीकनेसेस का जिक्र करेगा। तो वीकनेसेस कह रहा है आइडेंटिफाई कीजिए। ये कह रहा है जोन में द सेल्स डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर को अंडरलाइन कीजिए। सेल्स डायरेक्टर कौन बंदा है? सेल्स डिपार्टमेंट का जिसने सेल्स करनी है, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा है? सेल्स डिपार्टमेंट का जिसने सेल्स करनी है, यानी इसकी जिम्मेदारी है कि ये कंपनी की सेल्स को बढ़ाए। और नॉर्मली जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जिन्होंने सेल्स करनी होती है, इनको जो रिम्यूनरेशन मिलती है वो सेल्स का एक परसेंटेज होती है कि जितनी ज्यादा सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल 5%, 10% आपको उतना कमीशन मिलेगा। वो कह रहे हैं सेल्स डायरेक्टर इज एन एक्सीलेंट सेल्समैन, बहुत अच्छा सेल्समैन है, एंड हैज बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज ग्रोथ सिंस 2001। और 2001 से जो है कंपनी की ग्रोथ में इसका अपना कोई रोल है, बड़ा रोल है। एंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सरसाइज्ड ओवर कंपनी सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल सिस्टम, और ये कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सरसाइज करता है सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल सिस्टम में। द फॉलोइंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर्म कंट्रोल पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सरसाइज्ड ओवर दैट सिस्टम। ये एक्टिविटीज हमें बता रहा है। पहली एक्टिविटी, हिडन कंपनी यूजेस ए नेटवर्क्ड इंटीग्रेटेड सेल्स एंड जनरल लेजर अकाउंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड को अंडरलाइन कीजिए। ये आईटी में जब हम लफ्ज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? लिंक्ड होना। आईटी में जब हम ये लफ्ज बोलते हैं इसका मतलब क्या है? कि सिस्टम आपस में लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे ही एक सिस्टम में एंट्री होगी, ऑटोमेटिकली बाकी के सिस्टम जहां जहां इस एंट्री का इफेक्ट जाना चाहिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे अगर सेल्स सिस्टम जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है जनरल लेजर के साथ, अब सेल्स सिस्टम में जैसे ही एक सेल एंटर होगी वो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट, अगर इन्वेंट्री भी आ रहा है, इन्वेंट्री बैलेंस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। डेटर पे बैलेंस इफेक्ट आ रहा है, डेटर्स का बैलेंस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन का ये फायदा होता है। अगर इंटीग्रेशन ना की गई हो तो फिर अलग-अलग अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर अलग-अलग अपडेट। जैसे अगर मेडिकल स्टोर में जाए, वहां पे एक इन्वेंट्री सिस्टम चल रहा होता है जो बता रहा होता है कि यहाँ पे कौन कौन सी इन्वेंट्री किस क्वांटिटी में पड़ी है। एक सेल्स सिस्टम हो रहा होता है वो जो कि इनवाइस प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। अगर दोनों इंटरलिंक्ड है, आप जैसे ही सेल इनवाइस प्रिपेयर करेंगे, इन्वेंट्री का बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी इन्वेंट्री। नेक्स्ट टाइम के लिए आप जब इन्वेंट्री को चेक करेंगे तो करेक्ट बैलेंस आ रहा होगा। तो बताइए इंटीग्रेशन होना बेहतर है कि वीकनेस है? बेहतर है इंटीग्रेटेड होना। ठीक है, बैलेंसेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। कह रहा है कंपनीज अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट together with John May and the trade receivable department clerk, sales clerk, have full access to all sales ledger files including the master file। ये full access का मतलब क्या होता है? चेंज कर सकते हैं। अब देखिए सेल्स स्टाफ जो है, सेल्स डिपार्टमेंट जो है, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, इनके पास क्या एक्सेस होनी चाहिए? रिसीवेबल लेजर की एक्सेस होनी चाहिए। रीड इन्होंने देखना है ना कि क्रेडिट लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा बैलेंस, तो एक्सेस जरूर होनी चाहिए लेकिन फुल एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना ये बैलेंस चेंज कर सकते हैं। रीड ओनली एक्सेस होनी चाहिए। फुल एक्सेस तो सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के पास होनी चाहिए, मास्टर फाइल ये इसकी सेल्स लेजर के। पहली वीकनेस क्लियर होगी मेरे भाई। पहली वीकनेस क्या है कि सेल्स ऑर्डर वालों के पास, सेल्स डिपार्टमेंट के पास फुल एक्सेस है रिसीवेबल लेजर बैलेंस के। पहला क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, रिक्वेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स टू ओपन ए क्रेडिट अकाउंट आर फॉरवर्डेड टू जॉन में। क्रेडिट अकाउंट यानी जो कस्टमर्स होते हैं वो अगर क्रेडिट सेल करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट आती है जॉन में के पास, हु कैरीज आउट फुल क्रेडिट चेक बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू ग्रांट ए क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि चेक करता है कि क्या हमें क्रेडिट फैसिलिटी देनी चाहिए
When credit facilities are granted, a sales clerk updates the sales ledger master file with the new customer details. जी यहां तक बताइए, क्या कोई आपको वीकनेस नजर आ रही है? क्या सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला ही क्रेडिट लिमिट चेक भी कर रहा है, क्रेडिट लिमिट सेट भी कर रहा है, हालांकि क्रेडिट लिमिट अलग इंडिपेंडेंट पर्सन को सेट करनी चाहिए। ठीक है, सेल्स जो ऑर्डर डिपार्टमेंट होता है ना, सेल्स वाले जिन्होंने सेल करनी है, इनके पास ना तो क्रेडिट लिमिट सेट करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, ना प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। इसकी रीजन समझ ले क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर सेल्स वालों के पास क्रेडिट लिमिट सेट करने की अथॉरिटी होगी, चूंकि इनको रिम्यूनरेशन, इनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है कि सेल्स कितनी की इन्होंने पूरे साल में, तो ये अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हर एरे गहरे कस्टमर को सेल कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे कस्टमर भी जिनकी क्रेडिट रेटिंग पुअर है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं, उनको भी सेल कर देंगे। किस लिए? ताकि अपनी इनकी सेल्स बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़े। और अगर पुअर कस्टमर को सेल करते हैं तो उनसे फिर रिकवरी मुश्किल से होगी, बैड डेट का रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए क्रेडिट जो लिमिट सेट करनी है, हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट सेट करे, यहां पे वो जिक्र कर रहा है उसका। एक दूसरा कंट्रोल भी है क्या, कि इनको प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए। प्राइस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हायर मैनेजमेंट सेट कर दे। भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल कम प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते। यहाँ छोटी सी एग्जांपल सुन लें। फर्ज कीजिए कि मैं राइज में एडमिशन ऑफिसर हूँ, स्टूडेंट मेरे पास आए। अब देखें, प्रिंसिपल साहब ने अगर मुझे इजाजत दी हुई है कि भाई फीस जो है वो है फॉर एग्जांपल 20,000 पर सब्जेक्ट, लेकिन आपको अथॉरिटी है कि 15,000 तक स्टूडेंट अगर वो ट्रैप हो सकता है तो उसको ट्रैप कर लें। मैं कहा बिल्कुल ठीक है सर। अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, आते हुए कहते हैं सर ये 20,000 15,000 दूर की बात 10,000 भी बड़ी मुश्किल से हम दे पाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, पूछते भी कितनी फीस, 20,000, ये ले सर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में एनरोलमेंट कर दीजिए। हर तरह का कस्टमर होता है। अब अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है, स्टूडेंट आता है, कहता है सर 20,000 में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैंने ये लीजिए 60,000, मेरे पास अगर अथॉरिटी है प्राइस को चेंज करने की, मैं क्या करूंगा? मैं उसे कहूंगा भाई ठहर जाओ, ये 60,000 तुम्हारा बनता है, क्यों ना तुम्हें डिस्काउंट ले दूं? बोला ठीक है सर, डिस्काउंट हो सकता है तो ले दीजिए। मैं कहूँगा अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम्हारी इनरोलमेंट कर देते हैं 15,000 के रेट पे, मेरे पास अथॉरिटी जो है 15,000 तक की, 15 या 45, कितने पैसे बचे तुम्हारे? 7,500, मुझे दे दो 7,500 तुम्हारा। अब देखिए, अगर सेल्स टीम को हमने प्राइस चेंज करने की इजाजत दे दें तो या तो वो अपने मिलने जुलने वालों को कम रेट पे सेल कर देंगे, ये जगह फिर भी इतना स्वेयर नहीं है। बड़ा रिस्क क्या है कि वो सेल जो हाई प्राइस पे भी कर सकते हैं, वो भी कस्टमर के साथ मिलके लो प्राइस पे सेल शो करवाएंगे। मैं कस्टमर को बाहर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेल्समैन हूं, कस्टमर को बाहर मैं 100 रुपए की चीज बेचता रहा हूं, लेकिन वापस आके ऑफिस में क्या कहूंगा, मैंने 80 रुपए की बेची है, क्योंकि मुझे 80 रुपए तक की प्राइस रिड्यूस करने की इजाजत दी गई थी। अब बताइए, क्या अगर सेल्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, सेल्स ऑर्डर वाले लोग हैं, उनको प्राइस चेंज करने की इजाजत दी जाए, कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ये 2 काम खास तौर पे कहा जाता है सेल्स वाले लोगों को नहीं देने चाहिए, क्रेडिट लिमिट सेट करना और दूसरा प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी। यहां पे चूंकि उसने फिलहाल एक ही जिक्र किया, आगे पता नहीं दूसरा जिक्र करता या नहीं करता, नहीं भी करता तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, credit limits are not applied to customer accounts as John may consider this to be a restricting factor in achieving sales target। जी, क्रेडिट लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम तो ये थी क्रेडिट लिमिट खुद सेट कर रहा है, ये भी वीकनेस थी। अब दूसरा, खुद सेट करने के बाद उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही, ये दूसरी वीकनेस आ गई हमारे। स्लो और लेट पेइंग कस्टमर आर परसूड फॉर पेमेंट बाय जॉन मे। जो स्लो या लेट पेइंग कस्टमर है, अब सेग्रीगेशन ड्यूटीज तो रही नहीं, अब खुद ही सेल कर रहा है। अब जिसको सेल कर रहा है वो कह रहा है नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, जॉन में कहता होगा सर खरीद लें, अब मेरी सेल्स बढ़ जाएगी, टारगेट अचीव हो जाएगा। वो कस्टमर कहेगा भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं, कहेगा तो मांग कौन रहा है अभी पैसे, बाद में जब आसानी होगी दे दीजिएगा। अब अगर जॉन में ने ही सेल की, जॉन में ही परसू करेगा रिकवरी के लिए, क्या इफेक्टिवली परसू कर सकेगा? तो ये तो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को परसू करना चाहिए।
जी वीकनेसेस समझ आ रही हैं? नहीं, हाँ इम्पैक्ट हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना, इम्पैक्ट हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। कंपनी को रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं होगी, कंपनी को रिकवरी नहीं टाइम पे मिल सकेगी। कस्टमर तो छलांगे मार रहा होगा, अच्छा सर जी मुझे तो आपने ओवर ड्यू हो गया डेट, अब मुझे अभी तक आप पूछ ही नहीं रहे कि मैंने पैसे क्यों नहीं दिए। हमने जो इम्प्लीकेशन बतानी होती है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है, कंपनी को क्या नुकसान होगा। सॉल्यूशन में लिखा है क्या? जी 17 117 में इम्प्लीकेशन कौन से वाला पॉइंट है? लास्ट। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मे नॉट परस्यू इफेक्टिवली कलेक्शन ऑफ सेल एज ही मे फियर लॉस ऑफ सेल। ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है जो जॉन में है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा गया। वो कह रहा है जॉन में अगर कस्टमर से पूछेगा हाँ भाई तुमने पेमेंट क्यों नहीं की, तो वो हो सकता है आइंदा से फिर उसको सेल्स ऑर्डर ना दो कि अब तंग करने आ गए आप। कस्टमर आइंदा से सेल्स ऑर्डर ना दे जॉन में। तो जॉन में अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए परसू नहीं कर रहा, पैसे मांग ही नहीं रहा, तो ये वीकनेस है। ठीक है, यहां पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट, थर्ड, कस्टमर ऑर्डर्स रिसीव्ड इन राइटिंग और बाय टेलीफोन आर डायरेक्टेड टू ए सेल्स क्लर्क। क्या प्रॉब्लम? भाई टेलीफोन में सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए क्या? नहीं करने चाहिए, गलती हो सकती है लिखने में। ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं है। रिटर्न फॉर्म में जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। नॉर्मली जो कस्टमर हमारे डिस्टेंट लोकेशंस पे होते हैं और वो ऑर्डर देते हैं उनको भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। अक्सर कंपनी ने, क्या आपको पता है आईटी का जमाना है, तो वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म बनाया होता है सेल्स ऑर्डर का, कि आप अगर कोई चीज जो है वो ऑर्डर करना चाहते हैं वहां पे जाइए, शॉप कीजिए और चेकआउट के वक्त वो आपको सारा आपकी चीजें जो आपने खरीदी है और उनका बिल वगैरह वो सारा बना देता है। आपने अगर कोई ऑनलाइन कभी कोई चीज खरीदी हो तो आपको इस सिस्टम का अंदाजा होगा कि वो ऑनलाइन अब सेल्स ऑर्डर होते हैं। वो रिटर्न फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन है तो रिटर्न फॉर्म में, वो बेहतर है। टेलीफोन के जरिए से ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। After establishing that a trade receivable ledger account exists, clerk uses a sale invoicing। जब क्लर्क देख लेता है हाँ इसका क्रेडिट अकाउंट है, clerk uses a sales invoicing program to generate a pre-numbered sale invoice and accompanying good dispatch note addressed to customer for product as order। जब सेल क्लर्क के पास ऑर्डर पहुंचता है वो देखता है भाई इस नाम का बंदा है कि नहीं, बंदा है तो फौरन क्या करता है, सेल इनवाइस प्रिपेयर करता है और फिर क्या करता है, गुड डिस्पैच नोट बनाता है। ये गलत है, पहले गुड डिस्पैच नोट बनना चाहिए फिर सेल इनवाइस। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सेल कब रिकॉग्नाइज, सेल कब रिकॉर्ड होती है, जब डिस्पैच ऑफ गुड के मौके पे, इनवाइस बनने के वक्त नहीं। इनवाइस अगर पहले बन रही है वो गलत है, इनवाइस अगर पहले बन रही है वो गलत है। तो यहां पे इनवाइस पहले बन, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ के आपको अंदाजा हो रहा है कि इनवाइस पहले बन रही है, बिल्कुल। द प्रोग्राम प्राइस सेल्स इनवाइसेस ऑटोमेटिकली, प्रोग्राम जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ सेल इनवाइस बनाने वाला, सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ, बनवाया होगा सिस्टम, उसमें सेल प्राइसेस ऑटोमेटिकली आ जाती हैं यूजिंग ऑथोराइज्ड प्राइस स्टोर्ड इन ए स्टैंडिंग डाटा फाइल। जैसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में हम जब जाएं कोई चीज खरीदें वो स्कैन करता है, उसमें प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, किसी मास्टर फाइल में उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स के नाम और आगे उनकी प्राइसेस स्टोर की होगी, वहां से जब स्कैन करता है सिस्टम उस डाटा में से देखता है कौन सी प्रोडक्ट है और आगे उसकी प्राइस को प्रिंट कर देता है इनवाइस के ऊपर। ये तो अच्छी बात, इसमें तो कोई वीकनेस नहीं है ना, ये तो अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है कि नहीं? क्या बात अच्छी है भला? कि प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो स्टोर किया उन्होंने किसी मास्टर फाइल में और वो ऑटोमेटिकली इनवाइस पे प्रिंट हो जाती है। इसका मतलब है इसको अथॉरिटी नहीं है प्राइस चेंज करने की।
द प्रोग्राम, अच्छा इसके बाद फुल एक्सेस टू दिस फाइल इज रिस्ट्रिक्टेड टू जॉन मई एंड सेल्स क्लर्क। ये लो, फुल एक्सेस टू दिस फाइल, इसका मतलब है प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। हम सोच रहे थे कि अच्छा कंट्रोल है, आगे उसने हमारी गलतफहमी दूर कर दी, उसने कहा तो फुल एक्सेस दी गई है। फुल एक्सेस का मतलब क्या होता है? रीड भी कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यानी रीड ओनली एक्सेस। हाँ नहीं, फुल एक्सेस टू दिस फाइल इज, कह रहा है हमने फुल एक्सेस दी हुई है, किसको? सिर्फ जॉन मय एंड सेल्स क्लर्क को। ठीक है, तो भाई इस जॉन मय, ना जॉन मय को होनी चाहिए ना सेल्स क्लर्क को होनी चाहिए, ये तो इंडिपेंडेंट पर्सन को होनी चाहिए। सेल्स वालों को वो क्या होगा, हमारे जैसा हुआ तो वही यही काम करेगा। ठीक है, कस्टमर को जाके, कस्टमर हाई प्राइस पे चीजें खरीदने को तैयार है, उसे कहेगा लो प्राइस कर देते हैं, 50-50 कर लेंगे जो बचेगा। ठीक है जी, क्लियर हुई ये वीकनेसेस? चलिए क्वेश्चन 17 में और कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कोई प्रॉब्लम? पेरोल, अच्छा इसमें शायद देखिए, इसमें भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, लेकिन इसमें कंट्रोल नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो वो लाजमी नहीं है, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आप भी जब एग्जाम में आई कैप के जो सोल्यूशन आते हैं उसमें कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखता है जी। 22 में कोई प्रॉब्लम? 22 भी था ना असाइनमेंट में? 22 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? जी जी जी, लास्ट वाला पॉइंट पहले बताइएगा, क्वेश्चन में या सोल्यूशन में? सोल्यूशन में जी, सोल्यूशन में लास्ट वाला पॉइंट है, हाँ मैंडेटरी हॉलीडेज और रोटेशन वाला, ये अच्छा क्वेश्चन। ये एक छोटा सा आपको बैंकिंग में फ्रॉड भी बता देता हूं। एक फ्रॉड है टाइप स्पेसिफिक, उसे कहते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। ये फ्रॉड नॉर्मली करते हैं कैशियर, खासतौर पे बैंक के कैशियर। मैं एक बैंक का कैशियर हूं और मुझे पता चला कि पाकिस्तान श्रीलंका का मैच होने वाला है, और मुझे किसी ने बताया, अंदर की खबर दी कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा। अब मैंने क्या कि मैंने कहा अच्छा एक दिन की तो बात है, बैंक के पैसे मेरे पास ही होते हैं, मैं पैसे निकलवा के जुआ लगाता हूं, डबल हो जाएंगे, जब जीतूंगा डबल हो जाएंगे, बैंक के पैसे वापस रख दूंगा, अपने पैसों से याशी करूंगा। अब मैंने जुआ लगाया और हार गया। अब देखिए, अब बैंक में 2, 2.5, 3 लाख जो है उसका, तो 3 लाख फॉर एग्जाम्पल है, वो तो गायब हो गए। अब मैं क्या, और मेरी इतनी सैलरी है नहीं कि मैं पूरा करूं। अब मैं कहूंगा कोई बात नहीं, जब तक होता तब तक तो कुछ ना कुछ काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आई चलाई, इसे टीमिंग एंड लेडिंग का समझ लीजिए उर्दू तर्जमा, आई चलाई। क्या करूंगा, मिस्टर ए के अकाउंट से मैंने पैसे निकाले थे, मैंने बैंक में शो करवाया कि मिस्टर ए ने विड्रॉ कर लिया, मिस्टर ए का बैलेंस 10 लाख था, अब 7 लाख शो हो रहा होगा। बैंक वालों को टेंशन कोई नहीं होगी, क्योंकि उनका कैश पूरा हो गया, एंट्री पूरी होगी ना कि कैश क्रेडिट और मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट। मिस्टर ए आ गया पैसे निकलवाने के लिए 10 लाख, अब मैं क्या करूंगा, मिस्टर बी के अकाउंट से 3 लाख इधर ट्रांसफर करवाऊंगा, इसको 10 लाख की पेमेंट कर दूंगा, इसको भी पता ना चले अकाउंट में क्या फ्रॉड हुआ। फिर मिस्टर बी आ गया पैसे निकलवाने के लिए, उसको क्या करूंगा, सी के अकाउंट से पैसे। इस तरह वो फ्रॉड करते हैं, और अपने पास लिस्ट रखी होती है उसने कि मैंने किन किन बंदों के अकाउंट में से पैसे निकाले हैं और किन के अकाउंट में पैसे डाले। वो ये जैसे जैसे जो लोग आते हैं उनका बैलेंस पूरा करता रहता है, अपने पास लिस्ट, कस्टमर को नहीं पता चलने देता। अब तो है, ये पहले फ्रॉड हुआ करता था, अब तो आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के बाद मैसेज आ जाता है तो पता चल जाता है, पहले ये फ्रॉड ज्यादा हुआ करता था। अब उसमें क्या करता है, अब ये इस तरह का बंदा पुराने जमाने में पकड़ा कब जाता था भला, जब वो छुट्टी करता था, जिस दिन उसकी तबीयत खराब। इस तरह के लोगों की एक आदत होती है फ्रॉड करने वालों की, छुट्टी नहीं करते, इन्हें पता होता है कि हमारी जगह पे कोई दूसरा बंदा आया ना, हमने पकड़े जाना। अब अगर फर्ज कीजिए किसी दिन इसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, इसने छुट्टी की और दूसरा बंदा आया कैशियर के तौर पे, अब मिस्टर सी आ गया पैसे लेने के लिए, हाँ भाई मैंने 5 लाख जमा करवाया था, वो कहेगा भाई तुम्हारे तो 2 लाख पड़े हुए हैं, 5 लाख तो है नहीं, कहेगा मैंने 5 लाख जमा करवाए हैं। कैशियर कहेगा भाई ये आप 3 लाख निकलवा चुके थे, वो उधर शोर मच जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, बंदा पकड़ा जाएगा। इसीलिए ये लोग छुट्टी नहीं करते, फ्रॉड करने वाले। सिमिलर कंसेप्ट इन्वेंट्री पे भी है,
ठीक है, इन्वेंट्री पे ये लोग जो है, क्योंकि इन्वेंट्री इनकी मिसिंग होती है, हाउस पे स्टॉक काउंट करना हो जब, तो ये लोग वहां पे मौजूद होते हैं। इन्हें पता होता है कि अगर हमने छुट्टी की और कोई दूसरा बंदा आया तो वो उसको पता चल जाएगा कि हम क्या मिस एप्रोप्रिएशन करते रहे। तो एक कंट्रोल, ये जनरल कंट्रोल है, ये हर जिस तरह का फ्रॉड भी हो ना उसमें आप ये कंट्रोल रिकमेंड कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर सिस्टम होना चाहिए मैंडेटरी वेकेशंस का, यानी हर महीने 2 महीने 6 महीने बाद 3 4 5 छुट्टियों पे लाजमी भेजा करे किसी बंदे को, या रोटेशन करते रहे कि 6 महीने बाद दूसरा बंदा जो है वो इस पोजीशन पे आएगा, ताकि इस तरह की जो भी ट्रांजैक्शन टीमिंग लेडिंग वगैरह हो रही है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसीलिए उसने कहा ये, इसका क्वेश्चन से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कहां से बात आ गई। लेकिन एक जनरल, जैसे कोड ऑफ एथिक्स में याद है आपको, हम जनरल पॉइंट लिखा करते थे दो, एक क्या होता था इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और दूसरा डिस्कस विद दोस्त शाफी गवर्नेंस। इनका डायरेक्टली केस स्टडी से कोई लिंक नहीं होता, ये जनरल सेफगार्ड होते हैं। उसी तरह यहां पे भी जब कभी आपसे पूछे बताइए क्या कंट्रोल्स होते तो ये फ्रॉड ना होता, तो ये तो जनरल पॉइंट होगा हमारा, मैंडेटरी वेकेशंस और या रोटेशन करते हैं। क्लियर होगी ये बात? और कोई क्वेश्चन? अपनी अंडरस्टैंडिंग जो सिस्टम की होगी उससे लिखने होंगे। जैसे यहां पे क्या कह रहा है कि पेरोल जो प्रिपेयर कर रहा था कुछ लोग छोड़ के चले गए। अब देखें मैं कौन हूं, मैं पेरोल प्रिपेयर करने वाला बंदा हूं, मुझे सुपरवाइजर ने इतला दी भैया ये 2 लोग चले गए हैं, आइंदा से इनकी सैलरी प्रोसेस ना करना। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, उनका नाम मैंने अपने पेरोल शीट से नहीं निकाला, उनको पेमेंट होती रही, हाँ मैंने अपने अकाउंट में उनके पैसे ट्रांसफर कराता रहा। अब बताइए ये कैसे पकड़ा जा सकता था? ये क्या कर, नहीं वो तो जनरल हो गया ना, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताएं। जो बंदा ऑथोराइज, कोई बैंक ट्रांसफर लिस्ट को एक इंडिपेंडेंट बंदा ऑथोराइज करे जो पेमेंट हो रही है, और उसमें क्या देखे कि कहीं एक ही अकाउंट 2-3 दफा तो नहीं आ रहा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट हो रही है। अगर ये पेमेंट कैश के जरिए से हो रही होती तो हमारा कंट्रोल होता कि आइडेंटिटी कंफर्म की जाए कि एक ही बंदा 2 दफा सैलरी लेने तो नहीं आ गया, लेकिन चूंकि कैश के जरिए से नहीं बैंक के जरिए से पेमेंट हो रही है, हमने कहा जो बैंक ट्रांसफर लिस्ट को ऑथोराइज कर रहा है क्या वो सिर्फ साइन करने के लिए है? नहीं, वो देखने के लिए है कि ये अमाउंट रिजनेबल है कि नहीं, कहीं 2 अकाउंट तो नहीं आ रहे। ठीक है, 2 एम्प्लॉइज के पैसे एक ही अकाउंट में तो नहीं जा रहे, ये देख ले। और क्या हो सकता है कि कोई बंदा पेरोल शीट को जो ऑथोराइज करा है, ये तो बैंक ट्रांसफर लिस्ट ऑथोराइज की बात, जो पेरोल शीट को भी तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑथोराइज करता है कि नहीं? वो क्या देखे, वो सैंपल बेस पे कुछ एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके देखे क्या फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, या एम्प्लॉइज को सैंपल बेस पे पेरोल में से सेलेक्ट करके देख ले इनकी टाइम शीट है कि नहीं, इन लोगों की टाइम शीट होगी कि नहीं होगी। ये जो 2 फेक एम्प्लॉइज हैं इनकी तो नहीं होगी ना, या फिजिकल कंफर्मेशन कर ले, सॉरी फिजिकली इनको चेक कर ले मौजूद है कि नहीं, टाइम शीट के जरिए देख ले, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में देख ले एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर फेक हुए या छोड़ चुके हुए तो इनका रिकॉर्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में होगा कोई? नहीं होगा। ये कंट्रोल है। तो हमने सोचना है स्पेसिफिक एग्जांपल में, ये जनरल एक आधा पॉइंट जनरल हो सकता है कंट्रोल्स में। जब वो हमसे पूछता है कि ये फ्रॉड है, आपको टेस्ट में जो दिया गया था, टेस्ट में एक क्वेश्चन वो भी इसी तरह का था, उसमें उसने कहा था कि सप्लायर के अकाउंट वगैरह उसने क्रिएट किए हैं, बताइए कैसे फ्रॉड किया उसने, या क्या कंट्रोल होते तो ये फ्रॉड ना होता। तो हमें एक आधा तो जनरल दे सकते हैं, मैंडेटरी वेकेशंस होनी चाहिए, लेकिन हमने जो ज्यादातर कंट्रोल्स रिकमेंड करने हैं स्पेसिफिक टू सिचुएशन करने हैं। और इसमें आपका कौन सा नॉलेज यूज होगा जो हमने चैप्टर 11 में पढ़ा है, उस सिस्टम में कंट्रोल सारे वही होंगे जो हमने पढ़ लिए हैं। हमने अब सिर्फ वो आपको एप्लीकेशन साइड पे लेके आ रहा है कि जरा सोचो इस सिचुएशन में कौन सा कंट्रोल होना चाहिए था, नहीं हुआ। ठीक है जी। और की क्वेश्चन इसमें 22 में नहीं, नेक्स्ट कौन सा था? 27 तो मेरा इजी था। 27 ये वॉल्यूम 1 में भी तो नहीं था, वॉल्यूम 1 वाला तो रिपीट नहीं हुआ, वॉल्यूम 1 में भी एक पेटी कैश का क्वेश्चन था शायद। अच्छा ये डिफरेंट है, ठीक है। 27 में कोई इशू?
आपको क्या लग रहा है ये कि 500 जो है ये पैटी कैश की अमाउंट होगी? नहीं, ये एक टोटल सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। नहीं, पैटी कैश कंपनी की पॉलिसी है, हम सिंपल करें। अब देखें ना, कॉमन सेंस की बात, अगर हम एक पैटी एक्सपेंस देख रहे हैं उसमें आता है 35 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 28 रुपए, 75 रुपए, और फिर आगे लिखा आता है 15,000, फिर उसके बाद 150, 45 रुपए, 70 रुपए, तो क्या हमें रिस्क अराइज होता है कि ये जो 15,000 वाली पेमेंट है ये पैटी कैश की नहीं है? सिंपल। इसमें हालांकि वो हो में भी हो भी, लेकिन हमने एक दफा उसको एज इन्वेस्टिगेट तो करना है कि बड़ी पेमेंट आ रही है दूसरी पेमेंट की निस्बत, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में उसने कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल पेमेंट ही होगी, ये पैटी कैश, पैटी एक्सपेंस की पेमेंट, तो इस पॉइंट को इग्नोर कर दें। क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा वीकनेसेस बताओ, इम्प्लीकेशन बताओ और रिकमेंडेशन बताओ, तो एक पॉइंट में 3 चीजें उसने पूछी, 3 नंबर इसके हो गए। अगर फर्ज कीजिए वो 12 नंबर के साथ ये क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब है कम से कम 4 हमसे रिक्वायर कर रहा है। क्वेश्चन में नॉर्मली 4 से ज्यादा वीकनेसेस होंगे, मे भी 6 हो, मे भी 7 हो, वो हमें मार्जिन नॉर्मली देता है क्वेश्चन। इसलिए एक आधी सोल्यूशन में अगर एक आधी वीकनेस पे आप कंफर्टेबल नहीं है, आपके ख्याल में ये कोई वीकनेस नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर दें। आपके पास दूसरे बड़े पॉइंट होंगे। आपको तो ये तो हमारा हमेशा से ये केस स्टडी में चैप्टर 10 में भी यही सीखा हमने, वो कुछ बड़े रिस्क होते हैं बड़ी मछली, कुछ छोटे रिस्क होते हैं छोटी मछली। बड़े रिस्क को हम पहले जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बड़े पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, छोटों को स्किप कर सकते हैं, या कोई एक आधा जिसके साथ एग्री नहीं करते स्किप कर दें उसको, ठीक है। रिसेंट क्वेश्चन भी जो ICAP का है, मेरे शायद लास्ट अटेंड में आया था, उसमें उसने 15 नंबर के साथ वीकनेसेस पूछे थे, ठीक है। उसमें सोल्यूशन में उसने बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आप उनमें से 10 शायद उसने पॉइंट्स दिए, 5 भी आइडेंटिफाई कर देते तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो ठीक था, ठीक है। तो पॉइंट्स केस स्टडी में नॉर्मली उसने जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा लिखे होते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? 7th पॉइंट, check to reimburse petty cash is signed by the accountant at the branch at the same time as the journal entry to the journal ledger is reviewed। कह रहा है कि जो चेक रीइंबर्स करना है पैटी कैश के लिए साइन किया अकाउंटेंट ने, और साथ ही जर्नल एंट्री टू जर्नल लेजर इज रिव्यूड। जर्नल एंट्री रिव्यू कर रहा है, उसे तो ये भी रिव्यू करना चाहिए मेरे ख्याल में कि एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए हैं, एक्सपेंसेस को भी रिव्यू करना चाहिए उसको कि एक्सपेंसेस जेन्युइन है कि नहीं, जितनी पेमेंट्स हुई हैं। सिर्फ एंट्री को रिव्यू तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो पेमेंट हुई है, जो वाउचर बन रहे हैं, उनके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है या नहीं है, उसे उस नेचर को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए हाँ भाई कितना एक्सपेंस किया पूरे महीने में, 12,000, ये लो 12,000 का चेक, ये नहीं करना चाहिए, उसे रिव्यू करना चाहिए पेमेंट्स को। 6th पॉइंट, petty cash is counted every month by the accounts clerk who is in charge of cash। ये लो, वो जो काउंट कर रहा है, मुझे बताइए जो इन्वेंट्री का इंचार्ज हो वही इन्वेंट्री का काउंट भी करे? नहीं करे ना, इंडिपेंडेंट पर्सन करे, ताकि अगर कमी बेशी है तो सामने आ जाए। उसी तरह जो पैटी कैश का इंचार्ज है, क्या वही उसको काउंट भी करे? वो तो कहेगा पूरे है पैसे। इंडिपेंडेंट पर्सन को काउंट करना चाहिए जी। Impress the petty cash balance is then reimbursed using the Impress system as journal entries produced to record expenditure in the journal ledger। इसमें वीकनेस कोई नहीं है। Impress system ये होता है कि आप किसी को पैसे दे दें आर्जी तौर पे, कुछ 10,000, 12, 15, उसे कहे इसमें से खर्चे करते जाए, मंथ एंड पे उससे टोटल एक्सपेंस पूछ ले कितना है और उसको रिफिल कर दे। इस सिस्टम को कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। पैटी कैश जो है ये इम्प्रेस सिस्टम पे चलता है। ये काउंटिंग में भी कंसेप्ट होता था इम्प्रेस में, याद है क्वेश्चन भी होता था इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वही काउंटिंग वाले कंसेप्ट ही है जी। और कोई क्वेश्चन?
वाउचर की ऑथोराइजेशन, पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंस जब इनकर होगा वाउचर बनेंगे, ये कंसेप्ट आपको पता है। वाउचर किसको कहते हैं? रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड रखने को कि ये वाले पैसे इस जगह पे खर्च हुए। अब उसने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को, जैसे वो यहाँ पे एंड में कह रहा था कि फैक्ट्री अकाउंटेंट जो है उसको चेक करना चाहिए कि वाकई ये एक तो पहले से ऑथोराइजेशन होनी चाहिए ना, जिस बंदे को पेटी कैश दे रहे हैं उसे पहले से बता दें कि आपने ये पेटी कैश इन खर्चों के लिए इस्तेमाल करना है, पहले से स्पेसिफाई कर दें। फिर बाद में जब मंथ एंड पे ये रीफिलिंग के लिए, टॉपअप के लिए आए, तो देखा जाए इसके वाउचर्स को चेक करके कि उन्हीं एक्सपेंसेस के लिए इनकर किए गए हैं कि नहीं किए गए। ठीक है जी। तो ये दोनों काम होने चाहिए, पहले से ऑथोराइजेशन भी होनी चाहिए और बाद में रिव्यू भी करना चाहिए। वाउचर्स पॉइंट 4 में कह रहा है वाउचर्स फॉर एक्सपेंडिचर आर साइंड बाय द पर्सन incurring that expenditure to confirm that they have received reimbursement from petty cash। के जो वाउचर्स बन रहे हैं एक्सपेंडिचर के, जिस बंदे ने कैश रिसीव किया वही साइन कर रहा है रिसीविंग के। तो हर वाउचर जो है एक इंडिपेंडेंट पर्सन को रिव्यू जरूर करना चाहिए, इंश्योर करने के लिए कि करेक्ट है। नहीं, खुद सिग्नेचर नहीं करना। जैसे फर्ज कीजिए मैंने अगर कहीं से कैश रिसीव करना है, कोई एक्सपेंस इनकर करना है, मैं कंपनी में जाता हूं कैशियर के पास, उन्हें कहता हूं कि आप मुझे कोई कैश दे दीजिए। अब उस कैश वो जो भी वो वाउचर बनाएगा रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, क्या सिर्फ उसके ऊपर मैं साइन करूं ये इंश्योर करने के, ये इस बात के एविडेंस के तौर पे कि जेन्युइन एक्सपेंस है। मैं ये तो साइन करके बता सकता हूं ये कैश मैंने रिसीव किया है, लेकिन ये कैश जेन्युइन कंपनी एक्सपेंस के लिए, कंपनी पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं, ये कोई दूसरा बंदा देखे जी। और कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट क्लियर? चलिए असाइनमेंट करते हैं क्लोज। आज आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है वॉल्यूम 2 में से आपको, लेकिन टेस्ट 9 जो है उसकी डिस्कशन हमारी पेंडिंग है। ठीक है, टेस्ट 9। तो भाई जरा ये टीए को जाके कहिएगा कि टेस्ट 9 क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन कॉपीज अरेंज कर दे। पहले क्लास में आके उन्हें स्टूडेंट काउंट कर लें, फिर उसके बाद उतनी कॉपीज अरेंज कर लें 15 मिनट के अंदर। तो आपको टेस्ट 9 और उसका सॉल्यूशन जो है वो आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रीडिंग कीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन 3 आई कैप का लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस सिस्टम में से, सेल सिस्टम में से लेटेस्ट टाइम में से है। ये आपने रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना होगा, बाकी 2 की आपने रीडिंग करनी होगी। तो कल क्लास में इंशाल्लाह पहले हम इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर आगे लेक्चर की तरफ चलेंगे। कल जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या है सुन लीजिए। चैप्टर 11 जितना हमने सैटरडे तक पढ़ा हुआ है, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से लेके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 तक, 1 से लेके 8 तक आज का लेक्चर शामिल नहीं होगा, लेकिन सेल्स और परचेज सिस्टम जो प्रीवियस लेक्चर में शामिल था उसमें से कोई कंसेप्ट दोबारा भी टेस्ट हो सकते हैं जी। आज का लेक्चर स्टार्ट करें। चले, डिस्कशन भी आज के लेक्चर में से ही थी, लेकिन आज के लेक्चर से मुराद नया कंसेप्ट। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम। जी जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम। मुझे बताइए, हमने स्टडी ये किया ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हमने कितने एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? 5 के। उसमें एक एलिमेंट था इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें, याद है? सेकंड एलिमेंट शायद हमने यही पढ़ा था। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने 5 इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की। जो मेजर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन थी 5 थे। कौन कौन से? सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम,
पेरोल सिस्टम, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट। पांचों के पांचों सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हमने ऑब्टेन कर ली, क्या इसको डॉक्यूमेंट करना, रिटन फॉर्म में लिखना जरूरी है कि ज़बानी कलामी सारा काम चलेगा? रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना चाहिए। कितने तरीके हैं डॉक्यूमेंट करने के, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यानी हमने जितने भी काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की, उनको डॉक्यूमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं आज पढ़ेंगे। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम, कि जो हमने काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़े, सेल्स, परचेज, पेरोल, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स, कैश एंड बैंक, इन सिस्टम को डॉक्यूमेंट कितने तरीकों से किया जा सकता है? 3 तरीके हैं जिनके तरीके से डॉक्यूमेंट किया जा सकता है किसी भी सिस्टम को। एक है नरेटिव नोट्स, एक है क्वेश्चनएयर और एक है फ्लो चार्ट। ध्यान में रखिएगा, आईएसएस ये तो रिक्वायर करते हैं कि काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, मेथड रिक्वायर्ड नहीं। आप अपनी मर्जी का कोई भी मेथड जो है यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप डॉक्यूमेंटेशन करें क्वेश्चनएयर से, चाहे नरेटिव नोट से, चाहे फ्लो चार्ट से, वो आपकी मर्जी है। डॉक्यूमेंटेशन करना लाजमी है। डॉक्यूमेंट करने के कितने तरीके? 3। कौन कौन सा? नरेटिव नोट्स, क्वेश्चनएयर, फ्लो चार्ट। अब हम तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब हम इन तीनों मेथड को पढ़ेंगे कि ये मेथड है क्या और हर मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एंड पे जिस मेथड के बारे में आपको लगे कि ये इसके एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं आप प्रैक्टिकली। पहला मेथड है नरेटिव नोट्स का। कौन सा मेथड? नरेटिव नोट। नरेटिव नोट्स में डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है? रिटन डिस्क्रिप्शन फॉर्म में। किस शक्ल में? रिटन फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, इंग्लिश में, अल्फाज में। ठीक है, जिस तरह कोई स्टोरी चल रही होती है, ठीक है, उसमें आप रिटन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंग्लिश के अल्फाज यूज करते हुए, सेंटेंसेस को यूज करते हुए, पैराग्राफ यूज करते हुए सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने जितने भी केस स्टडीज की चैप्टर 11 में, उसमें कोई ना कोई सिस्टम हमें बताया गया था, चाहे उसमें स्ट्रेंथ होती थी या वीकनेस होती थी, सिस्टम तो डिस्क्राइब किया गया होता था ना। बताइए वो सिस्टम कैसे रिटन फॉर्म में, इंग्लिश पैराग्राफ फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया था, या कोई क्वेश्चंस की लिस्ट मौजूद थी वहां पे? वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में। तो वो जिस तरीके से ICAP हमें एग्जाम में क्वेश्चन देता है, किसी भी सिस्टम के बारे में इन्फॉर्म करता है, डिस्कशन करता है, वो कौन सा मेथड है? वो नरेटिव नोट्स है। नरेटिव नोट्स में सिंपल इंग्लिश की फॉर्म में, जैसे फर्ज कीजिए अगर आप मेरे पास, मैं क्लाइंट हूं, आप आए मेरे पास, सर सिस्टम तो समझाइए, सेल सिस्टम, ठीक है, तो मैं अब डिस्क्राइब कर रहा हूं उस सिस्टम को। मैं आपसे कहता हूं जी सर लिखिए अब, कि जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है, सबसे पहले सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला चेक करता है एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यहाँ के न्यू कस्टमर है, न्यू कस्टमर हो तो उसकी क्रेडिट लिमिट एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो स्टैब्लिश करता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो देखा जाता है उसका बैलेंस जो है क्रेडिट लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा। अगर बैलेंस क्रेडिट लिमिट से एक्सीड कर रहा हो तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अगर विद इन लिमिट है तो उसको एक्सेप्ट करके ऑर्डर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भिजवा देते हैं। ये लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भिजवा देते हैं। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे गुड्स डिस्पैच होती हैं, वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल हेड है वो गुड डिस्पैच होने से पहले चेक करता है इंस्पेक्शन के वो सेल्स ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं, फिर गुड्स को डिस्पैच करके डॉक्यूमेंट बनाता है, गुड डिस्पैच नोट आगे इनवाइस डिपार्टमेंट में सेंड कर देता है। इनवाइस वाला जो है वो देखता है, सेल इनवाइस प्रिपेयर करता है, उसमें रेट उठाता है सेल्स ऑर्डर से और क्वांटिटी उठाता है गुड डिस्पैच नोट से। फिर उसके बाद इनवाइस प्रिपेयर करके एक इंडिपेंडेंट पर्सन उस इनवाइस को रीचेक करता है कि क्या ये इनवाइस एक्यूरेट कंप्लीट है कि नहीं। इसके बाद ये इनवाइस कस्टमर को भी भेज दी जाती है, नेक्स्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भिजवा दी जाती है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला इस इनवाइस को अपने अकाउंट सिस्टम में एंटर करता है, उसके बाद देखता है कि क्या ये इनवाइस जो है सब्सिडी लेजर में भी अपडेट हो गई कि नहीं, और मंथ एंड पे अकाउंट स्टेटमेंट भी भेजी जाती है कस्टमर को, और सब्सिडी लेजर और कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन भी की जाती है। अब ये सारा सिस्टम अगर मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से हो रही है? नरेटिव नोट्स के जरिए से।
नरेटिव नोट्स के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदा क्या है नरेटिव नोट्स का? सिंपल एंड इजी टू प्रिपेयर है। नरेटिव नोट्स के जरिए से सिस्टम डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको किसी किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, कुछ एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। आप में से हर बंदा जानता है कि पैराग्राफ फॉर्म में उसने किसी चीज को कैसे लिखना है। जैसे जो सेल्स सिस्टम, मैं अभी आपसे कहूँगा टिपिकल परचेज सिस्टम जो है उसको डॉक्यूमेंट करें तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप सबसे पहले वो 4 डिपार्टमेंट हेडिंग देंगे, एक डिपार्टमेंट की हेडिंग लैदा। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? पेरोल में। अगर मैं कहता हूं पेरोल में प्रिपरेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेरोल, वो लैदा, डिडक्शन का लैदा, नेट पेमेंट जो है उसका लैदा, रिकॉर्डिंग का लैदा। हर एक्टिविटी में जो जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ये सिंपल एंड इजी टू प्रिपेयर मेथड है और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है। कोई भी इसको पढ़ के आसानी से समझ सकता है कि सिस्टम क्या है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है क्या? लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये लेंथी होता है, कंज्यूमिंग होता है। अब एक सिस्टम को डॉक्यूमेंट करते हुए आपको कुछ भी 1.5-2 घंटे आराम से लग जाएंगे, छोटे से सिस्टम को भी डॉक्यूमेंट करते हैं। टाइम को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना आसान थोड़ी होता है। और फिर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मिसिंग कंट्रोल। इस आप अच्छे तरीके से समझें। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मिसिंग कंट्रोल, पैराग्राफ फॉर्म में जब सिस्टम लिखा होगा इसमें से जो कंट्रोल मिसिंग है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं आपको ये बताता हूं, आपने से आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल्स को या मिसिंग कंट्रोल को, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ये है, कस्टमर आता है, एक हमारा सेल्स क्लर्क है, कस्टमर उसके पास प्री नंबर्ड सेल्स ऑर्डर पड़े, कस्टमर आता है, रिटर्न फॉर्म में वो सेल्स ऑर्डर फिल किया जाता है, उस पे सेल्स क्लर्क के भी साइन होते हैं, कस्टमर के भी साइन होते हैं और उसकी एक कॉपी आगे भिजवा दी जाती है डिस्पैच डिपार्टमेंट को। ये सिस्टम है। बताइए क्या नहीं हो रहा? क्रेडिट लिमिट भी नहीं चेक हो रही, मिस कर गया, इन्वेंट्री बैलेंस भी नहीं चेक हो रहा। देखा? अच्छा, अगर मैं इसी सिस्टम को इस तरह लिखता कि ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड बट इन्वेंट्री बैलेंस इज नॉट चेक्ड, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते कि इन्वेंट्री बैलेंस इज नॉट चेक्ड। लेकिन मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया, मैं दूसरी चीजों का जिक्र करता रहा। जो कंट्रोल मेरा मिसिंग था उसका मैंने जिक्र ही नहीं। क्लाइंट ऐसे करता है, उससे जब कहे ना भाई अपना सिस्टम कोई डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, आपका क्या ख्याल है? वो आपको ऐसे जिस तरह आपने क्वेश्चन किए हैं उसी तरह आपको बताएगा कि इन्वेंट्री बैलेंस इज नॉट चेक्ड। प्रैक्टिकली जरा सोचें, वो क्लाइंट हमें कभी भी ऐसे नहीं बताता। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हमें बताएगा मिसिंग कंट्रोल्स हमने खुद आइडेंटिफाई करने होंगे, वो नहीं बताएगा। नॉर्मल हमारा रूल क्या है कि हमने केस स्टडी में, अब मैं थोड़ा सा आपको आईगैप और एसीसीए के क्वेश्चन का फर्क बताता हूं। नॉर्मल हमारा रूल ये है कि क्वेश्चन केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना, ऐसे ही है। लेकिन किसी किसी जगह पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी में, मुझे बताइए क्या हमने कोई ऐसी केस स्टडी की जिसमें हमें एग्जामिनर कोई ऑडिट रिपोर्ट का एक स्पेसिफिक पैराग्राफ या पूरी ऑडिट रिपोर्ट दे के कहता था इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो? भी ऐसे क्वेश्चन किए हमने कि नहीं किए? याद है? उसमें से क्या करते थे हम? सिर्फ एरर्स आइडेंटिफाई करते थे कि ओमिशन भी करते थे? फिर बताइए कि जब हमें वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता था कि इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, सिर्फ एरर्स आइडेंटिफाई करते थे कि ओमिशन भी? दोनों करते थे। जहां पे उसने मेंबर्स की जगह डायरेक्टर लिखा होता था हम कहते थे ये गलत है, और जहां पे उसने हमें 5 का सेट की बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 सेट बताता था हम कहते था 5वां इज मिसिंग। जरा बताइए दोनों में से कौन से वाला आपके लिए आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल था? मिसिंग वाला। मिसिंग वाला। एग्जैक्टली उसी तरह कंसेप्ट यहां पे है, एग्जैक्टली उसी तरह का कंसेप्ट यहां। अब सुनिए, चैप्टर 11 में जो आपको क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं ना सिस्टम के,
वो आपने नोट किया होगा ज्यादातर क्वेश्चन है ACCA के, जो आपको सेल सिस्टम में, परचेज सिस्टम में, पेरोल सिस्टम में जो ज्यादातर क्वेश्चंस दिए गए हैं किसके हैं? ACCA के। ICAP ने क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस के लिए तो ACCA के क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन जब पास्ट पेपर में क्वेश्चन ICAP पूछता है वो अपने स्टाइल के मुताबिक पूछता है। भाई ACCA के स्टाइल में चैप्टर 11 की केस स्टडी, ACCA के स्टाइल में और ICAP के स्टाइल में फर्क क्या है, ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ACCA के क्वेश्चन में वो कहेगा कि सेल्स ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय सेल इनवाइस इज प्रिपेयर्ड बाय इनवाइसिंग डिपार्टमेंट विच इज नॉट रीचेक्ड बाय एनी अदर पर्सन। ACCA का स्टाइल ही है। आपको फौरन पता चल गया वीकनेस क्या है भला? जरा थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए, प्रैक्टिकली जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे, क्लाइंट से कहेंगे अपना सिस्टम बताइए, क्लाइंट सिस्टम ऐसे लिख के देगा? क्लाइंट कभी भी ऐसे नहीं लिख के देगा। ICAP ने ये बात सोची, उसने कहा ये क्या बात हुई, हम अगर ये इस तरीके से ACCA वाले स्टाइल से ही क्वेश्चन लेना शुरू कर दें, जहां जहां नॉट आएगा स्टूडेंट कहेगा ये वीकनेस है, तो हमने चेक क्या किया? कुछ भी नहीं। अब ICAP क्या करेगा? ICAP सिर्फ इतना लिखेगा, सेल इनवाइस इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, या जो भी उस बंदे का नाम है, सेल्स का सेल इनवाइस इज प्रिपेयर्ड। दूसरी और कोई बात नहीं लिखेगा, आगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। क्या आपने इसमें से कोई मिसिंग कंट्रोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कि इंडिपेंडेंट पर्सन इसको रिव्यू नहीं कर रहा? फर्क समझ आए? अच्छा, इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चन, इन्वेंटरी वाले क्वेश्चन में उसने कहा इन्वेंटरी का सिस्टम बताएं, इंस्ट्रक्शंस, सारा सिस्टम ने पढ़ लिया, एंड में उसने कहा वीकनेसेस बताओ। पूरे सिस्टम में उसने बाकी सारी बातें जिक्र कर दी कि 2 बंदों की टीम है, वो पेंसिल के जरिए से काम कर रहे हैं और वो टैगिंग फ्लैगिंग नहीं कर रहे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन नहीं उनको दी गई, सारी बात कर ली। ऑब्सोलीट स्टॉक आइडेंटिफाई करना है कि नहीं करना है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। बताइए, क्या आप आसानी से मिसिंग कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे? अगर तो उसने लिखा हुआ ना कि लेजर बैलेंस शो हो रहा है, आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे, नहीं होना चाहिए। पेंसिल से लिख रहा है, भैया अल्टरेशन हो सकती है, नहीं करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। लेकिन जो मिसिंग कंट्रोल जिसका उसने जिक्र ही नहीं किया, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। हो सकता है आपके जहन में उस वक्त ये बात ना आए कि इन्वेंट्री में तो एक बहुत अहम प्रोसीजर ये होता है कि ऑब्सोलीट स्टॉक, थर्ड पार्टी का स्टॉक अलग आइडेंटिफाई करना है। तो इस सिस्टम में मिसिंग कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ICAP का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी उसके ऊपर तो फोकस करना ही है। कुछ वीकनेस भी आ सकती है, आपने अपनी कॉमन सेंस को भी जहन में लेके आना है कि कोई ऐसा कंट्रोल तो नहीं जो बहुत अहम होना चाहिए था लेकिन वो परफॉर्म ही नहीं हो रहा। अब एक और एग्जांपल दूं, देखते हैं आप मिसिंग कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं। उसने कहा सेल इनवाइस इज प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर ए ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्डर। आगे कहानी आगे चला दी उसने। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, यहां पे फिर आप मिस कर गए। एक तो ये आपने ठीक आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया सेल इनवाइस प्रिपेयर करते हुए आपको जो प्राइस है वो सेल्स ऑर्डर से ही उठानी चाहिए, क्वांटिटी GDN से उठानी चाहिए, क्वांटिटी सेल्स ऑर्डर से थोड़ी उठाएंगे। क्वेश्चन में उसने क्लियरली नहीं बताया, लेकिन क्या क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि क्वांटिटी भी वो सेल्स ऑर्डर से उठा रहा है? ये ICAP इस तरह टेस्ट करेगा। और फिर वही बात, इंडिपेंडेंट पर्सन को रीचेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो इसमें आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। ACCA के कंट्रोल वीकनेस के क्वेश्चन निस्बतन आसान है, क्योंकि नॉर्मली उसमें जो चीज नहीं, जो कंट्रोल डेफिशिएंसी या वीकनेस होती है ना, वो उसका हल्का सा जिक्र करता जाता है, हमें हिंट मिल जाता है। कहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होती तो है, लेकिन कभी कभार वो कैशियर प्रिपेयर नहीं करता, हमें हिंट मिल गया, हमने कहा उसे हर महीने प्रिपेयर करनी चाहिए। ICAP जब पूछेगा वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं करेगा, तो हमें पता होना चाहिए यार कैश एंड बैंक में एक अहम कंट्रोल होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसका जिक्र ही नहीं कर रहा। फर्क समझ आया आपको?
तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नरेटिव नोट्स में जब सिस्टम होता है, इसमें मिसिंग कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज वीक होगी, डेफिशिएंट होगी, नॉर्मली क्लाइंट उसे नहीं लिखता, जो अच्छी चीजें होती हैं उसको तो लिख देता है। तो हमें थोड़ी अपनी कॉमन सेंस, अपना नॉलेज जो है वो भी यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था जिसका जिक्र नहीं किया उसने। ठीक है, ये एसीसीए और आईकैप के क्वेश्चन को फर्क बता रहा हूं, ठीक है। वरना अगर आप ये देखें ना कि ऐसी प्रैक्टिस करके कि जहां पे वीकनेसेस होती है नॉर्मली वो उसका जिक्र कर देता है, सीए के क्वेश्चन, आईकैप के क्वेश्चन में क्लियरली उसका जिक्र नहीं करता। आगे चले, नेक्स्ट हमारा सिस्टम कौन सा है? क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या होता है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस की लिस्ट दी जाती है। क्लाइंट से ये नहीं कहा जाता कि पूरा सिस्टम मुझे बताओ क्या है डॉक्यूमेंट। हम कहते हैं भाई ये लंबी चौड़ी बातें छोड़ो, 2 हरफी बात बताओ। क्लाइंट कहता है सर क्या? हम कहते हैं पहली चीज, क्या कस्टमर ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले इन्वेंट्री बैलेंस चेक किया जाता है? आगे यस या नो, फिल करो, यस है कि नो है। कहेगा क्या कस्टमर ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक की जाती है? यस या नो। क्या क्रेडिट लिमिट सेल्स ऑर्डर वाले ही स्टैब्लिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट क्रेडिट डिपार्टमेंट है? आगे लिखो यस या नो। क्या गुड्स को डिस्पैच करने से पहले उनकी इंस्पेक्शन की जाती है, सेल्स ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं? आगे लिखो यस या नो। क्या सेल इनवॉइस को इंडिपेंडेंट पर्सन रीचेक करता है? आगे लिखो यस या नो। क्या मंथली अकाउंट स्टेटमेंट सेंड की जा रही है? यस नो। क्या मंथली रिकंसिलिएशन बन रही है कंट्रोल अकाउंट की सब्सिडी लेजर के साथ? यस या नो। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन की फॉर्म में क्लाइंट से कहा जाता है फिल करो। कहता है लंबी चौड़ी कहानियां क्या, मेन कंट्रोल हमने वैल्यूएट करना है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। जिस तरह आपको जब ये फीडबैक टीचर्स का करवाया, आपने टीचर्स का फीडबैक फिल किया कभी? वो क्वेश्चनएयर की शक्ल में होता है या नरेटिव नोट्स की शक्ल में होता है? क्वेश्चनएयर की शक्ल में। भाई आपने सिर्फ यस नो लिखना होता है और आप क्या करते हैं, आंखें बंद करके टीचर पसंद है तो सारा कुछ यस है और टीचर पसंद नहीं है तो सारा कुछ नो है। ऐसे ही करते हैं ना। क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट भी यही करेगा, कहेगा सर हमारे से पूछ रहा है सारा कुछ यस है, ये ले। क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल। इसमें आसानी क्या है भला? आसानी ये है क्विक टू प्रिपेयर है, आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। कैसे? हमने एक स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाई होती है कि जिस जगह जाएंगे यही लिस्ट का छापा लेके जाएंगे, कॉपी करवा लेंगे। एक क्लाइंट के सेल्स सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है भाई, दूसरे क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, उसके सेल्स सिस्टम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ना। क्विक टू प्रिपेयर है। डेफिशिएंसी या मिसिंग कंट्रोल आर इजी टू आइडेंटिफाई। कैसे? भाई नो वाले सारे वीकनेसेस है, लेकिन क्लाइंट भी बड़ा शातिर है। वो क्या करता है? वो नो बताता ही नहीं, हमें कोई बता दे तो बड़ा अच्छी बात है, उसकी मेहरबानी है। लेकिन क्लाइंट क्या करेगा? यस यस यस। इसको कहता है क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल। इसी वजह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से पता चले ना कंट्रोल स्ट्रांग है, तो क्या करें? उस पे आंखें बंद करके एतबार ना करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करें, क्योंकि उनको भी पता है ये सवाल क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल। क्लाइंट तो यही कहेगा मेरी सारी चीजें ठीक है। स्टैंडर्ड लिस्ट में मिस अनयूजुअल कंट्रोल्स। स्टैंडर्ड लिस्ट जो है वो अनयूजुअल कंट्रोल। अब देखें, फर्ज कीजिए हम एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे उनके रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू सिस्टम समझने के लिए, कंट्रोल समझने के लिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर बनाया। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर लेके जाएंगे, वही लेके जाए, लेकिन हो सकता है उसका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट हो पहले वाली कंपनी से। पहले वाली कंपनी फर्ज कीजिए सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, दूसरी वाली इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ, फायर इंश्योरेंस वगैरह ये भी प्रोवाइड कर रही है। क्या सेम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर करेगी उन अनयूजुअल कंट्रोल्स को, उस सिस्टम को जो कि डिफरेंट है पहले वाले क्लाइंट से? नहीं कवर कर रही हो, तो ये उसके डिसएडवांटेज। क्लियर हुआ क्वेश्चन यार? एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। नरेटिव नोट्स क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो बताइए आपको दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर लगा? क्वेश्चन है। लेकिन तीसरा भी देख ले, हो सकता है तीसरा आपको क्वेश्चन से भी बेहतर लगे। तीसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? फ्लो चार्ट का कंसेप्ट बेसिकली निकला है एक इंग्लिश की कोटेशन, शायद आपने कभी पढ़ी हो, ए सिंगल पिक्चर शोज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। इस कंसेप्ट में बेस कर रहा है फ्लो चार्ट। वो कहता है ये कहानी जो है लंबी चौड़ी, इसको छोड़ो, क्वेश्चंस को भी छोड़ो,
हमने सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना है डायग्राम के जरिए से, सिंबल के जरिए से। फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, सिस्टम को डॉक्यूमेंट करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, डायग्राम की शक्ल में, किसी पिक्चर की शक्ल में, डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल, स्टैंडर्डाइज सिंबल को यूज करते हुए, स्टैंडर्डाइज सिंबल को यूज करते हुए, ठीक है। डायग्राम की, स्टैंडर्ड डायग्राम की शक्ल में सिस्टम को प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप अगर कभी किसी पार्क में गए हो तो आपने देखा हो लेफ्ट राइट पार्क एंटर होती है, लेफ्ट नॉर्मली एक नक्शा सा बना होता है, नक्शा सा बना होता है ना, उस पे क्या लिखा होता है, पूरे पार्क का नक्शा होता है कि भाई ये पार्क है, इस तरफ से जाएंगे, ये कोई बहुत से दरख्त आ गए, इधर झील आ गई, इधर जो है वो मस्जिद आ गई और दूसरी चीजें जो भी है, पूरे ये सड़क इधर से गुजर रही है, ये सड़क इधर से निकल। आपको एक नजर देखते ही पूरे पार्क का नक्शा समझ आ जाता है कि नहीं आता? नहीं आता। कभी देखा है, चल कोई बात। अच्छा, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा आपने छोटे होते हैं, आपका एग्जाम था, हाँ, उसमें मुझे याद है पाकिस्तान का महल्लेबू होता था वो, हाँ ऐसा याद रटा लगाया हुआ आज तक याद है। वो होता था कि पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मशरिक में भारत, मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान और जनूब में बहीरा अरब वाक़या है, इस तरह का होता था ना। मुझे बताइए, ये याद करना, इस तरीके से समझना ज्यादा बेहतर है या आपके सामने पाकिस्तान का नक्शा आ जाए और उसके साथ दुनिया के जैसे ग्लोब होता है उसके साथ लिखा हो ये भारत है, ये बहीरा अरब है, ये ईरान अफगान, कैसे बेहतर है? पहले वाला बेहतर है, तो उसकी इजाजत भी है, नेटिव नोट्स के जरिए से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। दूसरे वाले तरीके से बात समझाना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत भी है। ये दूसरे वाला तरीका जिसमें सिंबल को यूज करते हैं, ये फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में चीजें चूंकि लिंक्ड होती हैं, तरतीब से चल रही होती हैं, आसानी से समझ आ जाती हैं। वो पाक की जो मैंने एग्जांपल दी नक्शा है, उसमें अगर वो वही पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता ना उसने कि यहाँ से दाएं तरफ जाए तो पहले ये आएगा, फिर ये, फिर इस तरीके से, फिर आगे, तो शायद कोई भी ना पढ़ता उसको, वो लंबी चौड़ी बात। लेकिन एक पिक्चर होती है, फौरन देखते हैं, एक नजर में पूरा सिस्टम हमें पता चल, वो लिखा, ये भी लिखा होता है, आप इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, वो निशानी लगाई होती है उन्होंने, यहाँ से फैसला कर ले दाएं जाना है बाएं जाना है। तो ये फ्लो चार्ट इसी चीज का नाम है कि हमने किसी भी सिस्टम को यूज करना है, डायग्राम बनाना है, डिस्क्राइब करना है डायग्राम के जरिए, और सिंबल यूज करने हैं। कौन से सिंबल? अपनी मर्जी के नहीं, स्टैंडर्डाइज सिंबल। ये क्लाइंट का काउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अपने पर्सनल नोट्स नहीं बना रहे कि जहां पे कंसेप्ट अच्छा लगा दिल बना दिया, हार्ट शेप है अपनी मर्जी से। जहां पे कंसेप्ट जो है वो लगा मुश्किल है, वहां पे भी हार्ट बनाया, उसमें एरो। भाई हाँ, ये हमारे बस की बात। कहते हैं इस तरह के सिंबल यहाँ पे स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज करने हैं, स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज करने। मुझे याद आ गया जब मैं स्टूडेंट था C5 लेवल का, तो एक लॉ का पेपर था, तो मेरे दोस्त ने एक किताब ली, वो क्वेश्चंस थे उसमें काफी ज्यादा, और लॉ की किताब थी, पता नहीं काउंटिंग की थी, दोनों में से कोई एक थे। उसने हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई गाली लिखी होती। जो क्वेश्चन जितना ज्यादा मुश्किल होता था ना, उतनी बड़ी मुझे रिवीजन करते हुए बड़ी आसानी हुई। जितने भी मुश्किल सवाल थे मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर लिए। तो कह रहे ये इस तरह का काम नहीं करना, अपनी मर्जी का नहीं, स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज करना, स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज करना है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है इसके? जाहिर है जहां पे नरेटिव नोट्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, क्वेश्चन एयर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, फ्लो चार्ट के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है। भाई क्या एडवांटेज है? पहली चीज, एंटायर सिस्टम इन वन व्यू, एक नजर में पूरे का पूरा सिस्टम आपके सामने है, एक नजर में पूरे का पूरा सिस्टम समझ आ जाता है आपके सामने। इजी टू इवेल्युएट करना बहुत आसान है आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज हुए हैं। स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज हुए ना, आपने एक दफा भी जिंदगी में फ्लो चार्ट बनाना सीख लिया। अब हर क्लाइंट पे आपको पता है कि सिंबल्स डिफरेंट नहीं होंगे, एक जैसे होंगे। तो एक क्लाइंट पे सिस्टम समझ लिया, दूसरे क्लाइंट को वैल्यूएट करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर शेप का क्या मतलब है, ओवल शेप का क्या मतलब है, एरो का क्या मतलब है। आपको हर दफा नए सिरे से समझने की जरूरत नहीं होगी। स्टैंडर्डाइज सिंबल का फायदा ये होता है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन लॉजिकल सीक्वेंस, इंफॉर्मेशन लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फ्लो चार्ट में सिंबल्स को यूज करते हुए
ये हाईलाइट करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट करता है। क्या इंटर रिलेशनशिप है? पार्क में ये दाएं तरफ झील है, ये बाएं तरफ मस्जिद है, इनके दरमियान में ये सड़क इनको जो है वो लिंक कर रही है। तो आपको पता है झील से आपने मस्जिद में, मस्जिद से झील में जाना है, तो फिर किस तरीके से क्या रूट आपके लिए बेहतर होगा। सिस्टम को समझने के लिए भी ठीक है, आसानी है। फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पता चलता है डॉक्यूमेंट्स कैसे फ्लो करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर एक्सपर्टीज, कहता है इसको बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है। प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिनसे फ्लो चार्ट को बनाते हैं, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। सूटेबल नहीं है कब? जब बहुत से अनयूजुअल कंट्रोल्स हो या फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम हो। अगर एक सिस्टम आपने डॉक्यूमेंट करना ठीक है, लेकिन अगर उसमें ज्यादा सिस्टम आपने ऐड करने हैं, जैसे जैसे सिस्टम को ऐड करते जाएंगे डायग्राम आपकी बड़ी होती जाएगी, और ये कि बहुत बड़ी डायग्राम सूटेबल नहीं होती बनाना। उसके लिए जाहिर है फिर आपको पेज भी जो जिन तरीकों से प्रेजेंट करना वो भी बड़े पेज चाहिए होंगे। डिफिकल्ट टू अमेंड, इसको चेंज करना भी मुश्किल है। नरेटिव नोट्स क्वेश्चन आसानी से चेंज हो जाते हैं। वर्ड पे अगर आपने काम किया है तो एंटर लगाएं, वो नया पैरा ऐड हो जाता है दरमियान में, डिलीट करना है तो बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लो चार्ट को आपने दरमियान में, अगर फर्ज कीजिए 10 सिंबल्स की फ्लो चार्ट भी बनाई है, एक सिंबल को डिलीट करना है तो बाकी सारे सिंबल्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेस आ जाते हैं उनके दरमियान में। आपने शायद कभी पावर पॉइंट में या कभी इस तरह का वर्ड में अगर सिंबल्स यूज किया तो आपको अंदाजा होगा। लास्ट, स्टिल नीड ऑफ नरेटिव नोट्स। फ्लो सिंबल्स के अंदर भी एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ना कुछ नरेटिव नोट्स हम यूज करते हैं। बात समझ आई? नहीं आई? फ्लो चार्ट तो बिल्कुल नहीं समझ आया, ये तो फिर ऐसे ही है ना। चलें, क्योंकि आपने अभी तक फ्लो चार्ट देखा ही नहीं। जरा पेज निकालिए वॉल्यूम 1 का 264, पेज नंबर 264। देखें, कोई एक आपको ऊपर बॉक्स में केस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल 3 लाइनें नजर आ रही हैं, ये भी सिस्टम है। एक नीचे कुछ सिंबल यूज हुए नजर आ रहे हैं, ये भी सिस्टम है। फर्क क्या है? ऊपर वाला है नरेटिव नोट्स, नीचे वाला है फ्लो चार्ट। अब जरा देखिए मेरे साथ, इंटायर सिस्टम इन वन व्यू है, पूरे का पूरा सिस्टम एक में नजर आ रहा है, क्लिक हो गया। इजी टू वैल्यूएट, आपने अगर एक क्वेश्चन भी समझ लिया, दूसरे क्वेश्चन में देखें वही सिंबल यूज हुए हैं ना, स्टैंडर्डाइज्ड हुए हैं। एक वाला अगर अभी तो वैसे पहला भी नहीं समझा हुआ ना, लेकिन जब समझ लेंगे तो दूसरे वाला वैल्यूएट करना आसान है क्या मुश्किल है? आसान है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन लॉजिकल सीक्वेंस, देखें लॉजिकल सीक्वेंस में आ रहा है, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, और उसने एरो के जरिए से बताया भी हुआ इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है। इंफॉर्मेशन क्लियर, हाईलाइट्स, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। अब देखें यहां पे इंटर रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि अगर परचेज इनवॉइस 10,000 से ज्यादा की है तो क्या करना है? डिस्काउंट देना है। 10,000 से कम की है, डिस्काउंट नहीं देना। उसने एरो बना के दोनों का रिलेशनशिप क्लियर कर दिया। यहां पे ये डिफरेंट है, उसके बाद आगे चल के सेम हो जाता है सिस्टम। इंटर फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट समझ आ रही है कि नहीं? फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स किसके जरिए से शो किया उसने? एरो के जरिए से। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर एक्सपर्टीज, बनाना आता है आपको? बनाना आता है ये? अच्छा नहीं ना, क्यों नहीं आता भला? अभी सीखा ही नहीं है, सीखना पड़ेगा, और हमारे सिलेबस में है ये, इसको सिखाना है। एक्सपर्टीज और नॉट सुटेबल वेयर न्यूमरस अनयूजुअल फर्दर क्लासिफिकेशन, कहता है अगर छोटा मोटा सिस्टम है तो आप फ्लो चार्ट को बना सकते हैं इस पेज पे। अब इमेजिन कीजिए जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता जाएगा हमें ज्यादा जगह चाहिए होगी। ये देखिए राइट साइड वाला सिस्टम छोटा है, लेफ्ट वाला सिस्टम छोटा है, राइट साइड वाला सिस्टम बड़ा है। अब ये तो एग्जाम क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकली इससे भी कई जगह बड़े सिस्टम होते हैं, तो उनके लिए फिर फ्लो चार्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट टू अमेंड, दरमियान में से एक उड़ा दे, एक सिंबल, बाकी सारे सिंबल वही रहेंगे कि उनकी जगह प्लेसमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी जगह। स्टिल नीड टू नरेटिव नोट्स, सिंबल के अंदर देखें अल्फाज यूज हुए हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं भाई सिंबल तो यूज कर लिए, इसके बावजूद आपको नरेटिव नोट्स की फिर भी जरूरत पड़ती है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर हुए? चलिए, जो ज़बानी कलामी नहीं हुए थे हमने देख के क्लियर करने की कोशिश की, उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। हाँ, नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, हमने कौन सा जिंदगी में हर बात समझ आ जाती है। याद कर लें, रटा लगा लें, इसमें
और पास हो। आपको टेस्ट 9 और उसका सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे भैया। टेस्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना टेस्ट 9 में, ये रिटर्न फॉर्म में कल करके आना है। मैंने कब कहा था कोई असाइनमेंट? वो आपने पूरा नहीं कंसेप्ट सुना। मैंने कहा था वॉल्यूम 2 में से हैं, आधा कंसेप्ट सुनते हैं आप अपनी मर्जी का, फिर कहते हैं क्या पास नहीं करता। पूरा कंसेप्ट आ गया। तो ये टेस्ट, बाकी 2 क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में पढ़ के आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटेम्प्ट करना है, वो सॉरी 2 क्वेश्चन आपने पढ़ के आने हैं सिर्फ, और क्वेश्चन 3 रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। लेक्चर खत्म।